Hello. We are back with the second part of electrical field and intensity. इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का कंसेप्ट समझा है. यहाँ पर हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ने के बाद अब जो स्पेशल टाइप के ओरिएंटेशंस हम लोगों को पढ़ने हैं, तो उसमें सबसे पहला जो ओरिएंटेशन आएगा वो है इलेक्ट्रिकल डाइपोल. अब अपने आप इसके नाम से समझ जाओगे कि ये क्या है. इलेक्ट्रिक मतलब कि आप चार्जेस के बारे में बात कर रहे हो. डाई का मतलब होता है टू और पोल्स मतलब पोलैरिटीज़. दैट मीन्स एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल एक स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है जिसके अंदर दो चार्जेस होते हैं ऑफ ऑपोजिट पोलैरिटी. एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस. मतलब कि आपके पास एक चार्ज हो गया प्लस क्यू और दूसरा चार्ज हो गया माइनस क्यू. दोनों का मैग्नीट्यूड आपके पास बराबर होता है, बट एक पॉजिटिव साइन और एक नेगेटिव साइन. तो इस टाइप की ओरिएंटेशन को डाई पोल्स, जिसके अंदर दोनों पोल्स होते हैं, दोनों पोलैरिटीज़ होती हैं, बोला जाता है इलेक्ट्रिकल डाइपोल. और ये दोनों चार्ज पार्टिकल जो हैं ये एक स्मॉल डिस्टेंस दूर हम लोगों ने रखे हुए हैं. तो ये स्पेशल अरेंजमेंट क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल डाइपोल. यहाँ पर माना जाता है हम लोग फ्रॉम द सेंटर, ये वाला जो चार्ज है इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ ए और ये वाला चार्ज इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ ए. ये हम लोग अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं, सेंटर से इस चार्ज का एंड सेंटर से इस चार्ज का. सो द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज़ टेकन एज 2a. दिस इज़ फॉर माई ओन कैलकुलेशंस, हमारी कैलकुलेशंस ताकि आसान हो जाए. आप चाहो तो इस पूरे डिस्टेंस को a ले सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, बट हम लोग वही फॉलो करेंगे जो एनसीईआरटी फॉलो करती है. यहाँ से सेंटर से ए डिस्टेंस, ये सेंटर से ए डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज 2a. अब इस स्पेशल अरेंजमेंट के लिए आपके पास ये वाले चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड है q मल्टीप्लाइड बाय द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस विच इज़ 2a. ये जो प्रोडक्ट है आपके पास ऑफ द सेपरेशन ऑफ द चार्जेस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, उस प्रोडक्ट को बोला जाता है डाइपोल मोमेंट. ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल डाइपोल के लिए बनाई गई है, डिफाइन की गई है. अब ये फिजिकल क्वांटिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी दैट मीन्स इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होता है, राइट. अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है? एक बात बताओ, अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड फॉर दिस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन? मुझे पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये आपके पास डायरेक्शन बनेगी इलेक्ट्रिकल फील्ड की. डायपोल मोमेंट की एग्जैक्टली उससे ऑपोजिट होती है. मतलब कि आपने जो ये P डिफाइन किया है विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द सेपरेशन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, उसके ऑपोजिट रहेगा. दैट मीन्स इसकी डायरेक्शन है गोइंग फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज, राइट. हम लोगों ने जैसे ही यहाँ पर P के ऊपर एरो लगाया तो इट विल बिकम 2a. a के ऊपर एरो बिकॉज दिस इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज q इटसेल्फ. डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. उसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, जिसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है इलेक्ट्रिकल फील्ड डायरेक्शन के, राइट. अब एक बार हम लोग ये स्टडी करते हैं कि इस डाइपोल की वजह से, ये डाइपोल हो गया आपके पास इलेक्ट्रिकल डाइपोल. एक तो ये इसका एक्सिस होता है, दिस इज़ द एक्सिस, और एक इसका ये प्लेन होता है इक्वेटोरियल प्लेन, राइट. ये प्लेन कैसे है? तो इट गोज समथिंग लाइक दिस. यहाँ पर आपने एक पीस ऑफ पेपर जो है इसके सेंटर से पास करता हुआ विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर लाइन, ठीक है. आपने एक प्लेन बना दिया है. तो दीज आर द टू पोजिशंस या टू ओरिएंटेशंस जिन पे हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने वाले हैं ड्यू टू दिस पर्टिकुलर डाइपोल, ठीक है. व्हाट विल बी माय एप्लीकेशन फॉर इलेक्ट्रिकल डाइपोल? आप लोग निकालोगे इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डाइपोल एक एक्सियल प्लेन पे और एक इक्वेटोरियल प्लेन के, और उसके बाद हम लोग दोबारा वही काम करेंगे. अब हम इलेक्ट्रिकल डाइपोल को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखेंगे. अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा था और फिर देखा था कि वो किस टाइप से मोशन कर रहा है, कहाँ जा रहा है. अब डाइपोल को भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखेंगे, राइट. पहले क्या निकाल रहे हैं कि डाइपोल की अपनी इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी है, कहाँ पर, एक उसके एक्सिस पे और एक इक्वेटोरियल प्लेन पे. फिर उसके बाद
इसको ही उठा के एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड में ऐसे रख दिया हम लोगों ने। अब बताओ ये कैसे मोशन करेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल। इसका पहला केस है ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। अब जो डाइपोल है आपके पास वो है प्लस क्यू चार्ज और ये दूसरा माइनस क्यू चार्ज, जिन दोनों के बीच का सेपरेशन है आपके पास 2a। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल ये वाला चार्ज a डिस्टेंस दूर, ये वाला चार्ज a डिस्टेंस दूर हो गया। आपने इसके एक्सिस पे, इसका एक्सिस क्या हो गया, ये वाली लाइन जो आपको अभी रेड में दिखाई दे रही है, ये पूरी लाइन जो है इसको एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है। इस एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया हम लोगों ने, मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट P ले रखा है, राइट। अब इस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है इन दोनों चार्जेस की वजह से। मेरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी पॉइंट पे भी आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी होती है तो आप क्या करते हो, आप इसकी वजह से इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालोगे, पहला चार्ज, फिर आप दूसरे चार्ज की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालोगे और जो दोनों की इलेक्ट्रिकल फील्ड्स आएंगी उनका आप वेक्टर सम करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो डायरेक्शंस का भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इसकी वजह से कौन सी डायरेक्शन में है और ये दूसरे चार्ज की वजह से कौन सी डायरेक्शन में है, राइट। तो एक बार यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ये जो पॉइंट P आपने रखा है विच इज़ एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम दिस नेगेटिव क्यू चार्ज, इसका डिस्टेंस हम हमेशा मेजर करते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। आप किसी भी एक चार्ज को, वो प्लस क्यू हो चाहे माइनस क्यू हो, कोई ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देनी है कि माइनस क्यू चार्ज से वो r डिस्टेंस दूर है या प्लस क्यू चार्ज से वो r डिस्टेंस दूर है, दोनों को बराबर रखेंगे। हम सेंटर ऑफ द डाइपोल से ही किसी पोजीशन पर इलेक्ट्रिकल फील्ड को डिफाइन करके सॉल्व करेंगे, राइट। सो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल दिस पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r, ये r डिस्टेंस दूर हो गया यहाँ से। अब लेट अस कंसिडर देयर इज एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पोजीशन P which is at a distance of r from the center of the dipole, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब हम लोग मान लेते हैं इस वाले को पॉजिटिव क्यू चार्ज को पहला चार्ज है और ये वाला जो नेगेटिव क्यू है ये दूसरा चार्ज है। तो इस पहले प्लस क्यू चार्ज की वजह से इसको बोल देते हैं फर्स्ट और इसको बोल देते हैं सेकंड। फर्स्ट चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव है, ये पॉइंट, बीच की जितनी भी ज्योमेट्री है सारी भूल जाओ, सिर्फ याद रखो कि एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, उससे कुछ डिस्टेंस दूर यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट P है। आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। पॉजिटिव से यहाँ पर अवे होती है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। अगर बाई चांस कन्फ्यूजन है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज रख के देखोगे, ये पॉजिटिव को इस बड़े वाले पॉजिटिव की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो यही मेरी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिकल फील्ड की ड्यू टू दिस फर्स्ट चार्ज। परफेक्ट। अब कितना डिस्टेंस है ये वाले चार्ज का इस पॉइंट P से, तो सेंटर से ये डिस्टेंस r है, r के अंदर मैंने a और ऐड किया तो आपके पास ये वाले चार्ज और ये वाले पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आ गया। इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KQ/r², राइट। r वो डिस्टेंस हो गया जो मेरे चार्ज Q से उस पोजीशन का है जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है। तो आपके पास ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी आ गई, KQ/r+a का होल स्क्वायर। वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी आपको। तो ये सेंटर ऑफ द डाइपोल को O लिखा गया है और ये जो पॉइंट है इसको P लिखा गया है। तो ये O से लेकर P वाली जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर E1 की डायरेक्शन लिख दी अलोंग OP। अब मैं निकाल रही हूँ दूसरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पोजिशन, राइट। तो बाकी सब कुछ इधर उधर का भूल जाओ। अब ये याद रखो, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये वाला पॉइंट P है। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड टूवर्ड्स होगी। अगर कन्फ्यूजन है तो वापस यहाँ पर एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रख के देख लो। ये छोटा सा पॉजिटिव चार्ज को एक अट्रैक्टिव फोर्स फील होगा और इस डायरेक्शन में वो जाने की टेंडेंसी रखेगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ हुई, इस तरफ, दूसरे चार्ज की वजह से। अब ये देख लेते हैं एक बार कि ये वाला चार्ज और इस पॉइंट के बीच का सेपरेशन कितना है। मुझे नहीं गिवन है वो, तो कैसे निकालोगे आप। आपको पता है कि ये सेंटर से
ये पूरा डिस्टेंस r है और इस डिस्टेंस में से मुझे इतने डिस्टेंस की वैल्यू पता है a, तो क्या ये जो बाकी बच गया डिस्टेंस वो r माइनस a हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस माइनस q चार्ज को लिखा है एज E2, जो कि हो जाएगा आपके पास KQ बाय r माइनस a का होल स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन आपके पास क्या है, अलोंग PO, P से लेकर O तक जा रही है ना, तो ये वाली आपके पास डायरेक्शन होगी। क्या आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो दोनों की डायरेक्शंस हैं वो ऑपोजिट है, ठीक है। आपको चाहिए है नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड में से मैंने बोला E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। अब इन दोनों में से बताओ बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, बड़ी क्वांटिटी, अब सिंस न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है तो डिनोमिनेटर डिसाइड करेगा कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी होगी। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो क्वांटिटी ओवरऑल बड़ी होगी, राइट। तो डिनोमिनेटर मुझे ये वाला छोटा दिखाई दे रहा है, तो दैट मीन्स E2 इज़ अ बिगर क्वांटिटी दैन E1। इलेक्ट्रिकल फील्ड E2 ज़्यादा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड E1 कम है। आप वैसे भी अपने आप भी डिसाइड कर सकते हो, सिंस ये दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है तो ये माइनस क्यू चार्ज का इफेक्ट इस पॉइंट पे ज़्यादा होगा क्योंकि ये पास में है इस पॉइंट के, और ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसका इफेक्ट जो है इस पॉइंट P पे कम होगा क्योंकि ये दूर है इस पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने किया है टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड एज E2 माइनस E1, बड़ी वाली क्वांटिटी में से छोटी वाली क्वांटिटी माइनस करी, तो डायरेक्शन क्या होगी आपकी, वही जो बड़ी वाली क्वांटिटी की थी विच इज़ अलोंग PO। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो दैट माई नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2, बस आपको साथ में ये ज़रूर लिखना पड़ेगा कि मेरी डायरेक्शन अब ज़रूर होगी अलोंग OP, ठीक है। अब इसको आपने सॉल्व किया, E2 की वैल्यू ये ले ली और E1 की वैल्यू यहाँ से ले ली। जैसे ही सॉल्व करोगे आपके पास KQ और KQ दोनों में से कॉमन आ गया बाहर, आपके पास ये बचा 1/r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। आपने इनका LCM लिया तो a प्लस बी a माइनस बी की प्रॉपर्टी यहाँ पर लग जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और न्यूमरेटर को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा न्यूमरेटर में 4ar। E आपके पास हो गया है KQ 4ar डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर देखो इस 4ar को मैंने 2 इंटू 2ar लिख दिया, ठीक है, और 2a और q को मैं मल्टीप्लाई करूँ, मतलब उन तीनों को मैंने एक साथ लिख लिया, ये 2 अलग से यहाँ बाहर आ गया अपॉन 4πε0। तो यहाँ अंदर जो 2aq है ये आपके पास है क्या, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, और ये क्या है q विच इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और इसी प्रोडक्ट को हम लोग लिखते हैं एज p, राइट। तो मैंने इस पूरे को रिप्लेस कर दिया विद p, तो आपके पास ओवरऑल इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी आ गई है ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल इज इक्वल्स टू 2/4πε0 p डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r। डायरेक्शन क्या है आपके पास, अलोंग P, राइट। अब यहाँ पर इस डायरेक्शन के लिए सबसे पहले बात वेक्टर फॉर्म के ऊपर थोड़ा सा फोकस देंगे हम लोग। आपके पास ये प्लस क्यू चार्ज था और यहाँ पर ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस A, ये वाला डिस्टेंस A, यहाँ पर आपके पास पॉइंट P है, ये आपके पास O है। तो इधर जब मैंने टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाली है पॉइंट P पे, तो मेरे पास वो आई है अलोंग PO विच इज़ दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। इसको हम लोग मूव करके थोड़ा ऊपर कर देते हैं, आपके पास ये डायरेक्शन आई है। अब एक बात बताओ, आपके पास डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, डायपोल मोमेंट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, राइट। उसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, वो भी तो यही डायरेक्शन है, राइट। ये मेरे पास P की डायरेक्शन है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड जो इस पोजीशन पे आई है पॉइंट P पे, ये उसकी डायरेक्शन है। दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, तो मैं वेक्टर फॉर्म को लिख सकती हूँ एज इलेक्ट्रिकल फील्ड E इज इक्वल्स टू 2 P के ऊपर वेक्टर का साइन R डिवाइडेड बाय
जो आपके पास डिनोमिनेटर में था ये सेम एज इट इज़। दैट मीन्स द नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। ठीक है, जो भी नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड आई है आपकी एक्सिस पे वो उसी डायरेक्शन में है जिसमें डायपोल मोमेंट है। ठीक है, अब इसकी एक स्पेशल कंडीशन के बारे में बात करते हैं। स्पेशल कंडीशन है आपकी कि आपके पास जो पॉइंट P है वो बहुत बहुत दूर है। ठीक है, तो अगर ये वाला सिस्टम है जिसमें मैंने पॉइंट ले लिया इतना दूर, तो क्या ये बात कही जा सकती है कि जो ये A है इसके कंपैरिजन में R की वैल्यू बहुत बहुत बड़ी है? तो जहाँ जहाँ R और जहाँ जहाँ A है साथ में, तो R की वैल्यू के साथ A की वैल्यू को निगलेक्ट किया जा सकता है एडिशन में। ठीक है, मतलब अगर आपके पास 1000 रुपये हैं तो आप 1000 रुपये को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो और दूसरा आपके पास 1 रुपये है तो इतनी प्रेफरेंस इसको नहीं दी जाती। बट अगर ये अकेला होगा 1 रुपया तो आप इसको भी प्रेफरेंस दोगे, इसकी भी वैल्यू है अपने आप में। बट अगर मैं कंपेयर करूं और ये दोनों चीज़ें एक साथ हों, आपके पास 1000 रुपये का नोट और 1 रुपये का सिक्का, तो आप 1000 को ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे। तो यहाँ पर अगर मेरे पास जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड थी जो थी 2PR डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² माइनस A² का होल स्क्वायर, अगर R बहुत बहुत बड़ा है और A बहुत बहुत छोटा है, A बहुत छोटा होने का मतलब कि A² उससे भी ज़्यादा छोटा हो गया। ठीक है, 1/2 एक छोटी क्वांटिटी है, 1/2 का होल स्क्वायर जो कि 1/4 हो जाता है वो उससे भी छोटी क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये 0.5 है और ये 0.25 है। 0.50 और 0.25 में आधे का फ़र्क हो गया, राइट? तो उसका स्क्वायर और छोटी क्वांटिटी हो गई। तो मतलब इस पूरी इसको निगलेक्ट कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2PR डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² का होल स्क्वायर, ये बचेगा। नीचे हो गया R की पावर 4 और ऊपर है R। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास डिनोमिनेटर में बचेगा R³। तो जो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल फील्ड आई आपके पास वो कितनी आ गई? 2P डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³। फॉर्मूला याद आसानी से रखना है तो ऐसे याद रख लो, E इज इक्वल्स टू 2PK डिवाइडेड बाय R³। ठीक है, PK आपके पास मूवी थी, उससे याद रख सकते हो। ये एक इकलौती ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड में डिस्टेंस के साथ क्यूब का रेशियो दिखाई दे रहा है, इनवर्स क्यूब ऑब्वियसली ये रेशियो दिख रहा है। ठीक है, और जगह पर ये कन्वर्जन या फिर ये जो रिलेशन है आपको देखने को नहीं मिलता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको पता है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R², है ना। डायपोल के केस में देखो ये कितनी कमाल की चीज़ देखने को मिल रही है आपको। इसके ऊपर आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। याद रखने का तरीका, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल्स टू 2PK बाय R³। मूविंग फॉरवर्ड दूसरा केस स्टडी करते हैं जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल रहे हैं ड्यू टू एन इलेक्ट्रिकल डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है? तो इक्वेटोरियल प्लेन इज अ प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस टू बोथ द चार्जेस। ये वाला चार्ज ये वाले चार्ज से यहाँ पर पूरा का पूरा अगर मैं एक शीट लगा दूँ, पेपर लगा दूँ, ठीक है, ये प्लेन बन गया। थोड़ा बेटर बनाते हैं, ये आपके पास प्लेन बन गया। ठीक है, इस प्लेन के ऊपर ये प्लेन ना परपेंडिकुलर है अभी इन दोनों चार्जेस की जो ये लाइन ज्वाइन कर रही है इसके। ठीक है, तो इस प्लेन पे मैं अगर कोई भी पॉइंट लूँगी तो वो यहाँ से इस वाले चार्ज से इस वाले चार्ज से बराबर डिस्टेंस पे होगा, कहीं पर भी ले लो आप। ठीक है, तो यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि इक्वेटोरियल प्लेन कुछ भी नहीं है, एक ऐसा प्लेन है जहाँ पर हर पॉइंट जो है दोनों चार्जेस से बराबर डिस्टेंस पे है। अब मान लेते हैं आपके पास कुछ इस टाइप का सिस्टम बना, +Q चार्ज -Q चार्ज, एक डायपोल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है आपके पास 2a। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी है परपेंडिकुलर, एंड एट अ डिस्टेंस r आपने लिया पॉइंट P। ध्यान से समझते हुए चलना क्या क्या वेरिएबल्स ले रहे हैं। मैं इसमें हाईलाइट कर देती हूँ आपके पास जो जो वेरिएबल्स गिवन है। आपके पास +Q चार्ज -Q चार्ज गिवन है,
इन दोनों के बीच का सेपरेशन 2a, ये वाला a हो गया, ये वाला a हो गया। सेंटर ऑफ द डाइपोल से आपके पास ये एंगल r हो गया। ये वेरिएबल्स आपके पास गिवन है। और एक बात बताओ, अगर आपके पास ये दो साइड्स भी गिवन है तो क्या मैं यहाँ से थीटा भी निकाल सकती हूँ कि ये वाला प्रोजेक्शन कितना होगा, ये एंगल कितना है, और सेम एंगल वो यहाँ से भी बनेगा। सिमेट्री ऑफ ट्राइंगल्स, ये वाली साइड बराबर है, ये वाली साइड कॉमन है, तो ये वाली साइड्स भी बराबर आ जाएंगी आपके पास, तो ये एंगल्स भी बराबर है, राइट। तो पूरी की पूरी आपके पास काफ़ी सिमेट्रिक डायग्राम बन गया है। अगर मुझे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है तो आई विल यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मैं बोलूँगी इस पोजीशन के आसपास मुझे एक चार्ज दिखाई दे रहा है ये, जो कि है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज दिखाई दे रहा है माइनस क्यू। तो मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालूंगी इसकी वजह से इस पॉइंट पे और फिर इसकी वजह से इस पॉइंट पे, और दोनों की डायरेक्शंस को कंसिडर करूँगी और दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड्स का वेक्टर सम कर दूँगी, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी वजह से निकालते हैं, विच इज़ प्लस क्यू चार्ज एट अ डिस्टेंस, एट सम डिस्टेंस, मुझे नहीं पता है अभी, पॉइंट P पे। डायरेक्शन देखते हैं एक बार, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज। इस बात को याद रखना, द लाइन जॉइनिंग द चार्ज एंड द पॉइंट, उसी लाइन के अलॉन्ग मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड रहेगी। और इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं तो अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द चार्ज होएगा, तो ये डायरेक्शन हो गई मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड 1, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट चार्ज हो गया, ये आपके पास सेकेंड चार्ज हो गया, ये E1। अब दूसरा चार्ज जो नेगेटिव है, दिस इज़ पॉइंट P, दिस इज़ द अदर चार्ज माइनस, इसी लाइन के अलॉन्ग होएगी इलेक्ट्रिकल फील्ड। डायरेक्शन क्या होएगी, नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स, ये आपके पास हो गई E2। इसको एक बार थोड़ा सा हाईलाइट अच्छे से कर देते हैं, ये E1 आ गया, ये आपके पास E2 आ गया। इन दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हो आप, आराम से निकाल सकते हैं। बट एक काम करते हैं, हमारी कैलकुलेशंस को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए, कि इन दोनों के बीच का एंगल निकालने के बजाय इसको अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस E1 को, और सेम E2 को अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। इनके कंपोनेंट्स लेंगे। तो अगर आपके पास एक वेक्टर यहाँ पर मान लेते हैं A गिवन है और ये वाला एंगल थीटा होता है, तो आप क्या बोलते हो कि ये आपके पास हो जाएगा A cos थीटा, ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा A sin थीटा। प्रोजेक्शन करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इस A वेक्टर को छोड़ सकते हैं, भूल सकते हैं, ठीक है। तो A वेक्टर जो कंप्लीट वेक्टर हो गया, उसको आप लिखते हो एज A cos थीटा I कैप प्लस A sin थीटा J कैप, राइट। ये चीज़ तो याद है। तो सेम हम लोगों ने ऐसे किया कि ये जो E1 वेक्टर है, इसको अगर आपके पास देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये आपके पास इसी लाइन के अलॉन्ग है। तो बाय द सिमेट्री ऑफ द डायग्राम और थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स लगा के आप लोगों ने ये थीटा लिख दिया। तो ये थीटा के पास आपके पास E1 cos थीटा होगा, और ये जो परपेंडिकुलर हुआ ये E1 sin थीटा हुआ। ये थीटा है, आपके पास ये वाला एंगल भी थीटा है, तो ये E2 है, तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ E2 cos थीटा है, और ये वाला जो कंपोनेंट है y के अलॉन्ग वो E2 sin थीटा बनेगा, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं कि ये E1, E2 और ये थीटाज की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, E1 इज इक्वल्स टू KQ बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है इस चार्ज का, इस पॉइंट P से डिस्टेंस है ये जो R डिस्टेंस आपने ले रखा है, ये सेंटर ऑफ द डाइपोल से डिस्टेंस है मेरा पॉइंट P का, और A आपके पास गिवन वेरिएबल्स है, ठीक है। तो आप इस डिस्टेंस को विच इज़ AP इन टर्म्स ऑफ A एंड R निकालोगे, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। पाइथागोरस थ्योरम सिंपल लगेगा आपके पास, ये AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर से आ गया AP इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग AP, A से P वाली डायरेक्शन। ये दूसरा, ये E1 की बात थी। E2 की बात करें तो वो भी सेम ही होगा,
नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से, हाँ या ना। डायरेक्शन यहाँ पर है बस अलोंग PB। अब इन दोनों को रिजॉल्विंग E1 एंड E2 इनटू देयर कंपोनेंट्स एज शोन, ठीक है। E1 साइन थीटा इज बैलेंस्ड बाय E2 साइन थीटा। अब E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू बराबर है। वापस इधर आ जाते हैं एक बार। E1 साइन थीटा ऊपर की डायरेक्शन में है और E2 साइन थीटा नीचे की डायरेक्शन में है। साइन थीटा कॉमन हो गया। E1 E2 की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने देखी बराबर है, तो क्या ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? मतलब जितना फोर्स, जितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड ऊपर है उतनी इलेक्ट्रिकल फील्ड नीचे हो गई, कैंसिल हो गया। तो जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड आई हमारी y डायरेक्शन के अलॉन्ग वो कितनी आ गई? 0। मतलब इस प्लेन में तो कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड है नहीं, बट हाँ x के अलॉन्ग ज़रूर बन रही है। वो तो मेरे हिसाब से आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ और यहाँ बराबर अमाउंट की है, तो इनके बीच से निकलेगी कुछ नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। तो ये नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग XI जो कि आ जाएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। दोबारा एक बार नीचे जाएंगे, पर पहले मुझे ये बता दो कि ये जो थीटा की वैल्यू है, आपके पास ये वाला ट्राइंगल है, क्या आप cos थीटा की वैल्यू लिख सकते हो? cos थीटा मेरे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। बेस यहाँ पर क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थीटा इज AO अपॉन हाइपोटेनस कौन सी साइड है? AP। AO है A और AP की लेंथ है अंडर रूट ऑफ R² प्लस A²। तो जहाँ पर भी cos थीटा आएगा आप ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया? E1 और E2 बराबर हैं, आपने उन दोनों को E1 से रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ E1 cos थीटा, या फिर आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ E2 cos थीटा। इसी ट्राइंगल को कंसिडर करा तो आपने cos थीटा की वैल्यू निकाल ली एज A अपॉन अंडर रूट ऑफ R² प्लस A²। परफेक्ट, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो आपने नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड लिखी एज 2 टाइम्स ऑफ E1। E1 की वैल्यू कितनी थी? KQ बाय R² प्लस A² इंटू cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। न्यूमरेटर में एक बार फिर से देखो, आपको दिखाई दे रहा है 2, आपको दिखाई दिया A और साथ में दिखाई दिया Q। ये तीनों प्रोडक्ट जो हैं मिलके क्या बनाएगा आपका? P, राइट। तो आपके पास K की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी एज 1/4πε0, और जो नीचे आपके पास हो गया, यहाँ पर आपके पास पावर 1 और ये है आपके पास पावर 1/2, तो सेम क्वांटिटी है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1 + 1/2 आपके पास हो गया 3/2। तो आपके पास R² प्लस A² की पावर हो गई यहाँ पर 3/2। साथ साथ में डायरेक्शन आई है आपके पास अलोंग OB, ये वाली डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है ना, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया अलोंग OB, राइट। अब एक बार देखते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। जो इस पोजीशन पे आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड आई है, इसको P लिख देते हैं, आपके पास आई है इस डायरेक्शन में। तो इसी वेक्टर को हम लोग, पता है वेक्टर को उठा के कहीं पर भी मूव कर सकते हैं पैरेलली, तो इस वेक्टर को उठा के मैंने यहाँ मूव कर दिया, ठीक है। तो ये अलोंग OB हो गया। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है आपके पास? ये वाली। क्या ये वाली डायरेक्शन विच इज़ द नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड और ये वाली डायरेक्शन विच इज़ द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट ऑपोजिट है? तो इन दोनों के रिलेशन में वेक्टर साइन में एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, जो कि दिखाएगा कि मेरी इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो E = -1/4πε0 वेक्टर P डिवाइडेड बाय R² प्लस A² की पावर 3/2। Here negative sign indicates direction of net electrical field and dipole moment are opposite to each other। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी यहाँ पर। पिछले केस में आपके पास ये नेगेटिव साइन नहीं आ रहा था, इस केस में ये नेगेटिव साइन आएगा। सेम स्पेशल कंडीशन एक बार यहाँ पर भी देखते हैं, जहाँ पर पॉइंट P को मैंने बहुत बहुत दूर रखा है।
तो उस केस में आपके पास R की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी इन कंपैरिजन टू द वैल्यू ऑफ A, हाँ या ना। तो मैथमेटिक्स एक बार यहीं पर कर लेते हैं। E इज इक्वल्स टू KP/R² प्लस A² की पावर 3/2। A बहुत छोटा है तो A² और भी छोटा होगा, और R² के कंपैरिजन में तो और भी छोटा है, तो इस बिल्कुल ज़ीरो हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, KP/R² की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया KP/R³। पिछली बार कितना आया था, KP की जगह इसको PK कर देते हैं ताकि तुम लोगों को याद रहे वो। ठीक है, तो पिछली बार इलेक्ट्रिकल फील्ड थी मेरी 2PK/R³। ठीक है, और अगर मैं वेक्टर साइन लगा दूँ यहाँ पर तो ये, और इस बार जो आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड आई वो आई माइनस ऑफ PK/R³। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने गलती से K के ऊपर कर दिया, इसको P के ऊपर करो वेक्टर साइन को। और ये आपके पास है अलोंग एक्सिस और ये है आप अलोंग इक्वेटोरियल प्लेन। पेपर में ये वाला क्वेश्चन, ये रेशो आ जाता है सीधा सीधा कि फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल डाइपोल, बात तो ये स्मॉल डाइपोल की है ना, तभी तो ये ए छोटा है। ई अलोंग एक्सिस एंड ई अलोंग इक्वेटोरियल का रेशो कितना होगा, ठीक है, बता सकते हो आप कितना होगा। ई अलोंग एक्सिस डिवाइडेड बाय ई अलोंग इक्वेटोरियल प्लेन इज इक्वल्स टू 2:1। और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाओ ना अगर, तो ये माइनस भी साइन आएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है। अभी जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल डाइपोल लिया था जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाली थी, अब उसी इलेक्ट्रिकल डाइपोल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड में हम लोगों को प्लेस करना है। यहाँ पर ये मैंने अलग से लिखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसका भी हम पर्पस समझाएंगे अभी कि ये नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा। हम लोगों को डेरिवेशन हावेवर सिर्फ इस चीज़ के लिए करनी है, या कंसेप्ट हम लोगों को सिर्फ ये समझना है दैट इलेक्ट्रिकल डाइपोल को अगर एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म टाइप के इलेक्ट्रिकल फील्ड में प्लेस किया जाए तो वो किस टाइप से बिहेव करेगा। अब एक पॉजिटिव साइड ये हो गई, एक नेगेटिव साइड ये हो गई, टू रिप्रेजेंट कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है एक्सटर्नल वो आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्म टाइप की है। यूनिफॉर्म दिखाई दे रही है आपको, पैरेलल है, इक्विडिस्टेंट लाइंस है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है। अब इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है, ये आपके पास -q चार्ज हो गया, डिस्टेंस 2a पे दूसरा चार्ज +q रखा हुआ है, ये ओरिएंटेशन हो गई। डाइपोल मोमेंट p कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब ये डायरेक्शन आपके पास हो गई p की, और इलेक्ट्रिकल फील्ड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसकी डायरेक्शन आपके पास हो गई ये। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है इस पोजीशन पे, थीटा, याद रखेंगे इसको। अब सबसे पहली बात हम लोगों को निकालना है कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है मेरा इस डाइपोल के ऊपर। ठीक है, तो मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो फॉर्मूला है जो कि मुझे बताता है E = F/Q, तो अगर मैं इसको F = QE लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर किसी चार्ज Q को इलेक्ट्रिकल फील्ड E में रख दो तो उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा Q टाइम्स ऑफ E। ठीक है, तो ये चार्ज Q है मेरे पास, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होगा। पॉजिटिव चार्ज मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन से ऑपोजिट मूव करता है। नहीं याद रहता मत रखो इस चीज़ को, ऐसे कर लो कि इधर पॉजिटिव प्लेट होगी इधर नेगेटिव प्लेट होगी, तभी तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे गई है। इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन तो याद रखनी ही पड़ेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव की साइड जाने की कोशिश करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। मैंने यहाँ पर अल्फ़ाबेट गलती से छोटा लिख दिया है, बट नेवर माइंड, कितना मैग्नीट्यूड है फोर्स का, Q टाइम्स ऑफ E। और सेम इसके चार्ज के ऊपर -Q चार्ज के ऊपर कितना फोर्स है, Q टाइम्स ऑफ E। क्या ये वाला फोर्स जो राइट में एक्सपीरियंस हो रहा है और ये वाला फोर्स जो लेफ्ट में एक्सपीरियंस हो रहा है बराबर हो गए। दैट मीन्स आप जो टोटल फोर्स बोलोगे कि इस चार्ज के ऊपर लग रहा है वो कितना हो गया मेरे पास, 0 है ना, क्योंकि ये तो वेक्टर सम से निकलेगा टोटल फोर्स,
और इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई तो यहाँ पर माइनस का साइन आ गया और नेट फोर्स आपके पास आ गया 0। बट द प्रॉब्लम इज़ इवन दो कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, पर आप कंप्लीटली ये नहीं बोल सकते कि ये स्टेशनरी है, ऐसे रखा हुआ है तो ये ऐसे का ऐसे रखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कंसेप्ट आएगा टॉर्क का। एक बार ये देखते हैं, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द डायपोल। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा आपके मन में कि टॉर्क लग क्यों रहा है इसको। वाई डज डायपोल एक्सपीरियंस टॉर्क इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब two forces acting on positive and negative charges are equal in magnitude and opposite in direction। जो दो फोर्स लग रहे हैं वो मैग्नीट्यूड बराबर हैं बट डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट है। However, these forces do not act along the same line of action। काफ़ी कमाल की बात हो गई है, लाइन ऑफ एक्शन दोनों की सेम नहीं है, बताती हूँ मैं। Thus creating a couple that tends to rotate the dipole, aligning its dipole moment with the direction of इलेक्ट्रिकल फील्ड। ज़्यादा हो गया, वापस इधर आ जाते हैं डायग्राम पे। एक फोर्स आपको लग रहा है इस लाइन के अलोंग जो कि आपको ये दिख गई है, दूसरा फोर्स लग रहा है इस लाइन के अलोंग जो कि आपको ये दिखाई दे रही है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स ये, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सेकेंड फोर्स ये, क्या ये दोनों कॉमन है? नहीं है। इन दोनों के या इस टाइप का जब सिनारियो बनता है तो उसमें हमारा कपल क्रिएट होता है, और कपल होते हैं दो फोर्सेस जो इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं बट सेम लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग एक्ट नहीं कर रहे होते हैं, तो वो उस चीज़ को रोटेट कर देते हैं। जैसे अगर आप पार्क में गए हो या मॉल्स में गए हो जहाँ पर वो घूमने वाले गेट होते हैं, ठीक है, इस टाइप का मान लेते हैं, ये एक घूमने वाला गेट है। एक इंसान, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इसको, ये घूमने वाला गेट है ब्लैक में जो मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, ये इंसान जो दूसरा इंसान है वो यहाँ से फोर्स लगा रहा है, पहला इंसान वो यहाँ से एंटर करना चाह रहा है, राइट। ये जितना फोर्स F लगा रहा है ये भी उतना फोर्स F इस डायरेक्शन में लगा रहा है। होता क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस हो गए ना, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है। देखा जाए तो जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है मेरा इस गेट के ऊपर वो 0 होना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में बराबर बराबर फोर्स लग रहा है। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0। बट ऐसा हुआ क्या ये स्टेशनरी रह गया? नहीं ना, ये वाला और ये वाला जो हो गया, लाइन ऑफ एक्शन तो अलग हो गई ना इनकी, राइट। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स 1 ये दिख रही है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स 2 जो कि मुझे ये दिखाई दे रही है। इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, जिसकी वजह से ये गेट जो होगा ऐसे ऐसे हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो इस पोजीशन पे आ जाएगा, थोड़ी देर बाद वो इस पोजीशन पे आ जाएगा, थोड़ी देर बाद वो इस पोजीशन पे आ जाएगा। क्यों रोटेट हुआ ये ऐसे गोल घूमा? क्योंकि इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो, याद रख लो कि जब दो फोर्सेस किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करते हैं बट दोज टू फोर्सेस आर नॉट अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन, तो आपके पास टॉर्क क्रिएट होता है, क्योंकि ये दो फोर्सेस आपके पास अब बन जाते हैं कपल। ठीक है, और कपल घुमा देता है उसको। आप इसको कैसे भी याद कर सकते हो, इसके साथ आप एक जोक रिलेट कर लो कि जो दो सेम बराबर कपल क्या होते हैं, हस्बैंड वाइफ मिलके कपल बनाएंगे, दो फोर्सेस बराबर लगेंगे, वो सबको घुमा सकते हैं। ठीक है, तो कपल्स डू रोटेट एन ऑब्जेक्ट ऑन इट्स एक्सिस, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। जो हमारे गेट्स भी हम लोग ओपन क्लोज कर देते हैं घरों पे, वो भी एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल पे है, ऑफ रोटेशन ओनली। ठीक है, अब इसकी थोड़ी मैथमेटिक्स देखते हैं। हमारे पास टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F क्रॉस R। गलती से भी R क्रॉस F मत लिख देना, क्योंकि डायरेक्शन आपके पास गलत हो जाएगी उस केस में। ठीक है, डायरेक्शन कैसे आती है टॉर्क की, तो अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को F की डायरेक्शन से R की डायरेक्शन में आप कर्ल करोगे तो जो थंब है मुझे टॉर्क की डायरेक्शन देगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है तो आप यहाँ R साइन थीटा लिखोगे दोनों फोर्सेस के बीच में। ये डिस्टेंस हो गया आपके पास 2a, आपने R को रिप्लेस किया 2a से, तो F इंटू 2a मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, आपके पास 2a इंटू Q फिर से दिख गया। जैसे ही आपको 2a Q दिखाई देता है आप उसको P से रिप्लेस कर सकते हो, तो आपके पास टॉर्क की वैल्यू आ जाती है PE साइन थीटा, जिसको आप बहुत आराम से P क्रॉस E लिख सकते हो। तो टॉर्क एक्सपीरियंस कितना हुआ हमारे पास, इज इक्वल्स टू P क्रॉस
ई। ई क्रॉस पी गलत हो जाएगा, इट इज़ पी क्रॉस ई। इसको हम लोग रिवर्स में याद नहीं कर सकते। ये आपके पास टॉर्क निकालने की दूसरी डेरिवेशन है। आपको अगर ये आसान लगती है या आपके स्कूल में ये करवाई गई है तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। टॉर्क आपके पास होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, जहाँ फोर्स लग रहा है और मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो दो टॉर्क लगेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने रोटेट करा, सेकेंड चार्ज ने रोटेट करा, दोनों का हम लोगों ने ऐड कर दिया, आपके पास फिर से टॉर्क पी क्रॉस ई आ जाएगा। आप एक बार इसको देख सकते हो, सेम इजी है। अब बात करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क कब एक्सपीरियंस हुआ है। ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, सारी की सारी बात हमारी साइन थीटा पे आके रुक जाएगी। जब मैंने कह दिया कि टॉर्क की वैल्यू पी ई साइन थीटा है, तो किसी भी डायपोल के लिए पी की वैल्यू फिक्स हो गई, हमारे पास ई की वैल्यू फिक्स हो गई। दैट मीन्स एट डिफरेंट एंगल्स, जब जब मेरा पी और ई के बीच में अलग अलग एंगल होगा, मेरा टॉर्क की वैल्यू अलग होती रहेगी। ठीक है, और साइन थीटा की वैल्यू जो है मेरी रेंज करती है फ्रॉम -1 to +1। ठीक है, ये मेरी साइन थीटा की वैल्यूज़ होती हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होएगी, जब मेरी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 होगा। साइन थीटा 1 का मतलब क्या हो गया, जब मेरा थीटा होगा 90 डिग्रीज साथ साथ में। अब थीटा की वैल्यू 90 का मतलब हो गया कि एंगल बिटवीन पी एंड ई इज़ 90 डिग्रीज, राइट। क्या वो इस टाइप की ओरिएंटेशन नहीं बनेगी। ये आपके पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड है जो मैंने यहाँ ब्लैक में ड्रॉ कर रखी है। अगर आपने एक डाइपोल इस तरीके से रखा हुआ है, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, मैग्नेट पी की जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये डायरेक्शन है, और ये आपके पास ई की डायरेक्शन है। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90। एक और ओरिएंटेशन जिसमें नेगेटिव इधर है और पॉजिटिव इधर है, उसमें पी की डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई। ई की डायरेक्शन क्या हो गई, ये। अगेन द एंगल बिटवीन पी एंड ई इज़ 90। तो जब इस टाइप का केस बनता है, जब आपके पास बिल्कुल ये पी की जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिकल फील्ड की 90 डिग्री होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो आपको मैक्सिमम टॉर्क लगता है व्हेन पी एंड ई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और वो मैक्सिमम टॉर्क होता कितना है, इट इज़ इक्वल्स टू पी इंटू ई, बस। क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ले ली और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है मेरे पास 1। अब मिनिमम वैल्यू ये देखते हैं एक बार थोड़ा सा। अब ये आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन हो गई आपके पास। साइन थीटा की हम लोग यहाँ नेगेटिव वैल्यू के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टॉर्क नेगेटिव को समझना, या नेगेटिव टॉर्क जो हो गया वो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है हमारे पास। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू को साइन थीटा की 0 ले रहे हैं हम। तो थीटा की वैल्यू आपके पास कब 0 होगी, व्हेन साइन थीटा की वैल्यू कब 0 होगी, जब मेरी थीटा की वैल्यू 0 या 180 डिग्री होगी, क्योंकि साइन 0 इज़ 0 एंड साइन 180 इज़ अगेन 0। तो उस केस में आपके पास टॉर्क 0 आ गया। अब जब थीटा इज इक्वल्स टू 0 है, तो मैं कह रही हूँ पी और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 0 है। तो एक बात बताओ, नेगेटिव से पॉजिटिव ये हो गई मेरी पी की डायरेक्शन, और यही है मेरी ई की डायरेक्शन। दोनों के बीच में एंगल कितना है यहाँ पर, 0 डिग्रीज, राइट। दूसरा केस जब 180 डिग्री का एंगल है पी और ई के बीच में। अब यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्शन हो गई मेरे पास पी की, और ये डायरेक्शन हो गई मेरे पास ई की। कितना एंगल हो गया आपके पास, 180 डिग्रीज। ठीक है, तो ये दोनों जो केसेस आपके पास बनते हैं, इसमें आपके पास मिनिमम टॉर्क होता है जबकि 0 होता है। बट इन दोनों सिचुएशंस में बहुत फ़र्क है। ये 0 डिग्री वाला बनता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और 180 डिग्री वाला जब बनता है तो होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को देखते हैं। इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जब आपके पास नेट फोर्स 0 होता है। नेट फोर्स तो मैंने पहले ही देख लिया था, 0 ही है। नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए। नेट टॉर्क भी यहाँ पर मेरे पास 0 ही दिखाई दे रहा है, अभी अभी निकाला हमने। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्टेबल एंड अनस्टेबल। तो अगर ये मेरे पास इस टाइप से पहाड़ टाइप का है,
ये ब्लू कलर की बॉल को मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं तो क्या ये अपनी पोजीशन पे वापस आएगी, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो कि ये थी? नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती। तो एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्लेस करने पे वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन वापस ना आ पाए होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर मैं ग्रीन बॉल की बात करूँ यहाँ पर, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया आपने तो ये थोड़ा सा हिलेगा और फिर वापस अपनी पोजीशन पे यहाँ पर आ जाएगा, है ना। मतलब ये अपने इक्विलिब्रियम की तरफ वापस आया है। तो ये इक्विलिब्रियम आपके पास स्टेबल होता है। ये आपके पास अनस्टेबल हो गया, ये स्टेबल हो गया। अब यहाँ देखते हैं एक बार स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को। आपके पास ये स्टेबल क्यों है? इधर है आपके पास पॉजिटिव प्लेट और इधर है आपके पास नेगेटिव प्लेट, तभी तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे बनी है, ठीक है। तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये माइनस ये प्लस, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया ऐसे करके, ये नेगेटिव हो गया और यहाँ पॉजिटिव हो गया। कैसी कोशिश होएगी इस नेगेटिव की इसकी तरफ वापस जाने की और इसकी तरफ वापस जाने की? ये वापस अपने आप को इक्विलिब्रियम में लेकर आएगा, टॉर्क ज़ीरो करने की कोशिश करेगा और अपने आप को वापस ऐसे अरेंज कर लेगा, है ना। जब आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, जैसे ही आपने इसको थोड़ा डिस्प्लेस करा तो ये पॉजिटिव इधर आ गया, ये नेगेटिव इधर आ गया। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को फटाफट रिपेल करेगा, ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर घुमा देगा। ये नेगेटिव इसकी वजह से रिपल्शन फील होएगी, इसकी तरफ से अट्रैक्शन, ये ऐसे घूम जाएगा पूरा और घूम के कहाँ आने की कोशिश करेगा? इस पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा जो कि मेरी स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी, ठीक है। अगर ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, इस चीज़ को थोड़ा दोबारा स्टडी करो, आसान है। एक बार बैक करके दोबारा सुनो इस चीज़ को, समझ आ जाएगा। हम लोग इस पोजीशन पे दोबारा आए हैं एक बार। मैंने बोला था आपको कि हम लोग सिर्फ यूनिफॉर्म को स्टडी करेंगे। अगर ये यूनिफॉर्म ना होके नॉन यूनिफॉर्म टाइप का होता तो क्या फ़र्क होता? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में हमें पता है कि जो मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू है वो विद डिफरेंट पोजीशंस अलग अलग होती है। तो अगर ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ठीक है, जिसकी वैल्यू फ्रॉम हियर टिल हियर अलग अलग है, यहाँ पर मान लेते हैं E0 है, यहाँ मेरे पास जाके 2E0 हो जाती है, बीच में कहीं मान लेते हैं 1.5 टाइम्स ऑफ E0 है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग टुवर्ड्स राइट जा रहे हैं मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है। तो अगर दोबारा इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में आपने एक डाइपोल लिया है इस टाइप से, तो क्या आप ये बात समझ पा रहे हो कि इस पोजीशन पे जो मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी, ठीक है, और इस पोजीशन पे जो मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो अलग अलग हो गई। तो यहाँ पर जितना फोर्स इस पहले वाले चार्ज को लगेगा, ये माइनस क्यू को, वो लगेगा यहाँ का, इसको ई डैश बोल देते हैं, इसको ई डबल डैश बोल देते हैं, यहाँ लगा इस डायरेक्शन में विच इज़ क्यू टाइम्स ऑफ ई डैश। और यहाँ की इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी है? ई डबल डैश, तो यहाँ लगा इस डायरेक्शन में विच इज़ क्यू टाइम्स ऑफ ई डबल डैश। ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर नहीं है, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में आपके पास जो भी फोर्स ज़्यादा होगा, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये ज़्यादा है, तो ये लिटरली इस डायरेक्शन में भी मूव करेगा। क्या ये कपल क्रिएट करेंगे? क्या ये अभी भी रोटेट करेगा? दैट इज़ समथिंग जो आप एक बार सोच के बताएंगे मुझे। ये चीज़ आपके लिए आज के लिए होमवर्क रहेगी, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।